जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आज अपने बात करेंगे ग्रेविटेशन की रिवीजन की। हम फटाफट क्विक ग्रेविटेशन को रिवाइज करेंगे। हम इसमें मोस्टली थ्योरी पार्ट ही कवर करेंगे। सवाल का पैटर्न देखने में किस तरीके के सवाल हमने पढ़े थे एग्जैक्टली हम सोल्व करने नहीं जाएंगे हम वहाँ पे, बस हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे हम थ्योरी पार्ट को, ताकि क्योंकि 5 लेक्चर में शायद खत्म हुआ था ग्रेविटेशन, तो उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक लेक्चर के अंदर, ताकि आपको मतलब कभी भी रिवीजन करना तो आप क्विक देख के इसको रिवाइज कर पाएँ। हम प्रीवियस ईयर देख चुके हैं इससे पहले, और प्रीवियस ईयर में मैं आपको बताता भी रहूँगा साथ साथ में जहाँ से सवाल आने के जो चांसेस रहते हैं और या फिर आए हैं वो जगह ग्रेविटेशन में कौन कौन सी है। ग्रेविटेशन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इससे मतलब ऑन एन एवरेज एक सवाल मिलता है, एक ज़्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज कम लेक्चर में कंप्लीट होता है, तो एक सवाल के आसपास ही आपको मिलता है। पर सवाल आसान रहता है, कुछ स्पेसिफिक जगह फिक्स है वहीं से सवाल आता है, उसके अलावा इधर घुमा फिरा के ज़्यादा पूछता नहीं है। तो प्रीवियस ईयर इसके आसान थे, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो हर एक सवाल नोट से था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो आपने कभी देखा नहीं होगा, हर एक चीज़ ऐसी थी जो आपके नोट्स में देखी हुई थी। तो ये बच्चे अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे मतलब फेमस चीज़ है दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपके पास में हम उसकी बात करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए 2 पॉइंट मास है m1 और m2, 2 पॉइंट मास आपके पास में m1 और m2, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सिमिलरली ये इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, हम अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आता है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये आता है आपके पास, r इसके बीच की डिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, और अगर आप इस g की वैल्यू की बात करते हैं तो आता है 6.67 10 टू द पावर -11। m1 हो गया मास फर्स्ट का, m2 हो गया सेकंड बॉडी का, r हो गया आपके पास में सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन पॉइंट मास लिख लीजिए, बिटवीन पॉइंट मास। अच्छा, यहाँ पे खतरे वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे खतरे वाला पॉइंट ये है कि ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अगर आपको कभी बड़ी बॉडी के लिए लगाना है तो आपको एलिमेंट लेके लगाना पड़ेगा, वैसे आप नहीं लगा सकते। किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास। समझ में आ गई ये बात। तो कभी भी आप बड़ी बॉडी के लिए लगाए सीधा मत लगा दीजिएगा भाई साहब, पहले आप उसके कंपोनेंट ब्रेक मतलब एक एलिमेंट मान के छोटे छोटे पॉइंट मास को फिर आप प्रोसीड कीजिएगा, सही रहेगा। डायरेक्शन आपके पास में तो आपको पता ही अट्रैक्टिव नेचर का है आपके पास में, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन आप अपने आप जज कर पाएंगे। तो डायरेक्शन अपने यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन आप खुद से जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिख के आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आप बात करें तो कैसा है, कंजर्वेटिव है आपके पास में ये फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब क्लोज लूप में वर्क डन 0 आएगा, मतलब एक कोई दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच वर्क डन निकालना है, उस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको पता भी है ग्रेविटेशन तो हमारे जीवन में सबसे कॉमन चीज जो हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे आना है तो आप यहाँ से कोई भी रास्ते से आइए, वर्क डन आपके पास में सेम आएगा। तो कंजर्वेटिव नेचर का सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर से सेंटर के अलोंग लगता है वो आपके पास सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो जो फोर्स आपके पास 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज सॉरी, जो फोर्स आपके पास 1/r² प्रोपोर्शनल होते हैं वो सब सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं आपके पास में। तो सेंटर के अलोंग, जैसे मान लीजिए ये बॉडी जैसे बड़ी स्फीयर भी होता तब भी सेंटर के अलोंग लगते हैं। बस स्फीयर के लिए नहीं लगना चाहिए था, क्यों लगना, तो पॉइंट मास के लिए चाहिए, फिर स्फीयर के लिए क्यों लगता है वो बाद की बात है। समझ में आ गया। तो सेंटर के अलोंग आपके पास में लग रहे हो वो सब फोर्सेस क्या कहलाते हैं आपके पास में, सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने कुछ सवाल किए थे। एक सवाल तो हमने ये वाला किया था कि यहाँ पे एक मास है आपके पास में 10 kg, यहाँ पे एक मास है कुछ 20 kg, डाटा मैंने बदल दिया होगा शायद। तो आपसे बोला जाए बताओ वो पॉइंट ढूंढ के बताओ जहाँ पे आपके पास में कोई भी एक मास को रखें और उस पर एफ नेट 0 हो जाए। तो आप पोजिशन ढूंढते थे, इसका फोर्स फिर कैंसिल आउट करते थे। एक तो आपने ये वाली चीज यहाँ पे देखी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिर आपने एक वो किया था कि जैसे इस तरह का सवाल आपको दिया गया था कि यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल के अंदर 3 मासेस हैं, इस तरीके के सवाल रहते थे आपके पास में, एक m1, एक m2 और एक m3, और ये सेंटर है आपके पास में। तो इस मतलब किस वेलोसिटी से ये सब घूमे, तीनों का मास mm में मान लो, ये किस वेलोसिटी से घूमे ताकि इनके बीच का सेपरेशन सेम रह जाए, मतलब इनकी वेलोसिटी क्या हो ताकि कोई भी मासेस के बीच का सेपरेशन ना बदले। तो क्या करते थे हम बोलते थे सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे, सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे, ये जो इसका सेंट्रोइड होगा वो सेंटर हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ एफ लगता था, इसकी वजह से कुछ एफ लगता था, एफ नेट इस तरफ आ जाता, सिमिलरली यहाँ पे भी एफ नेट इस तरफ, सिमिलरली यहाँ पे भी एफ नेट इस तरफ। अच्छा, ये जो एफ नेट है अब उसको सेंटीमीटर फोर्स में यूज कर लिया, अगर उसको सेंटीमीटर फोर्स में नहीं यूज करते तो आपस में पास में आके टकरा जाते। समझ में आ रहा है। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया ना तो ये एम भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, आके यहाँ पे टकरा जाएंगे। हमें चाहते हैं टकराए ना, हम चाहते हैं सेपरेशन ना बढ़े, मतलब सेपरेशन चेंज ही ना हो, इनके बीच घटे ना।
तो आप उस केस में क्या होना करना पड़ेगा, हर एक मास को कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r के बराबर करके अपने प्रोसीड कर देते हैं। सिमिलरली ऐसा भी होता था, आपके पास में 4 मास रहा करते थे, एक m यहाँ पे, एक m यहाँ पे, एक m यहाँ पे और एक m यहाँ पे। इसका सेंटर पकड़ा करते थे, ऐसे बनाया करते थे, फिर अगेन कर सकते थे। तो ये इस तरीके के सवाल थे आपके पास में। फिर इसके बाद में अगर आप बात करें, ऐसा सवाल भी हमने किया था कि यहाँ पे एक रोड है, इस रोड की वजह से सेंटर के ऊपर या फिर इससे कुछ r दूरी के ऊपर, इसकी यहाँ से कोई डिस्टेंस l मान लो, आपसे बोला गया ये एक रोड है, इस रोड से कुछ पॉइंट O के ऊपर ऊपरी हमें m मास को रख दीजिए। आपसे पूछा गया बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे m मास। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि इस रोड के सेंटर पे पूरा मास कंसंट्रेट मान लें, नहीं ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पे ऐसे एलिमेंट पकड़ते थे। अच्छा, यहाँ से हम बोलते थे कि इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो कुछ dx है और इसकी दूरी यहाँ से कुछ आप x मान लेते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर आप लिखते थे, क्योंकि पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो पॉइंट मास के लिए है, तो ये तो पॉइंट मास था, इसको पॉइंट मास बना लिया छोटा सा एलिमेंट। फिर आप लिखेंगे छोटा सा फोर्स दैट इज g लैम्डा dx dm, इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक, r से लेके सॉरी r प्लस l तक आती थी आपके पास। समझ में आ जाएगी बात, ये हो जाएगा ऐसे। तो ये आपके ऐसे बेसिक सवाल थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ठीक है। वैल्यू वगैरह याद होनी चाहिए आपको और डायरेक्शन वगैरह वेक्टर वगैरह आप इसके निकाल पाए, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पे चर्चा करते हैं वो क्या थी। अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमें फील्ड तो समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ा था कि किसी एक मास की वजह से जितनी बड़ी सराउंडिंग रीजन के अंदर, सराउंडिंग या फिर रीजन आप बोल सकते हैं, कि अंदर दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस मास की वजह से। मान लीजिए मैं एक मास हूँ, मेरी वजह से जितने बड़े रीजन के अंदर कोई दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो पूरा रीजन कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और आपको पता है कि जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r की जब तक इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी तब तक फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। तो कोई भी एक पॉइंट मास के जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है वो इनफिनिट रीजन के अंदर आता है। फिर हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, जिसको हम GFI से डिनोट करते हैं, GFI। इसका सिंबल स्मॉल g है। ये स्मॉल g ऐसा नहीं है अर्थ के सरफेस के लिए स्मॉल g, जैसे जो वैल्यू 10 जो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, वो स्मॉल g की वैल्यू कब है, जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कोई चेक कर रहे हैं। कोई भी जनरल पोजीशन पर अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो आप उसे g या फिर g डैश से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। जो हम जो जनरली जो g बोलते हैं वो बोलते हैं इज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर कोई और प्लैनेट पे भी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है, उसको आप g से ना डिनोट करिए, g डैश से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जी वर्ड है दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके अर्थ के सरफेस के लिए इसलिए बोल देते हैं बिकॉज हम धरती पे रहते हैं और धरती पे हमें चीजें ऑब्जर्व होती है, इसलिए हमने ये जो जी था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसको स्टैंडर्ड पकड़ दिया कि ये 9.8 है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक सरफेस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास में डिफरेंट आएगी। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ये बोलते हैं दैट इज फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज फोर्स पर यूनिट मास। तो आपके इसमें प्रोसेस क्या रहता है किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का? आपको कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट के ऊपर क्या रखो, यूनिट मास रखो। पहले क्या रखो आप, यूनिट मास, कीप यूनिट मास, आप यूनिट मास उस पोजीशन पे रखो। फिर क्या करो, फोर्स ऑन दैट पॉइंट, दैट यूनिट मास, उस पे आप फोर्स निकाल लो। और फिर आप क्या देखें, जो GFI आपके पास में दैट इज F0 डिवाइड बाय m, आप 1 के से कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट आएगा, ऊपर है न्यूटन और नीचे है आपके पास में kg, न्यूटन और kg। और न्यूटन होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसको आप बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लोग इसको बोल देते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि आप इसकी यूनिट जो है दैट इज न्यूटन पर kg। न्यूटन है आपके पास में ma हो जाएगा ना, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मास से नीचे भी मास है ऊपर ही मास है, कट जाएगा, तो यूनिट किसकी बचेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज एक्सीलरेशन की यूनिट। इसलिए लोग इसको ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब इसको ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल देते हैं। क्लियर है ये बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट मास, एक कैपिटल M मास है, आपसे पूछा जाए बताइए यहाँ पे एक पॉइंट है O पॉइंट, इस O पॉइंट के ऊपर GFI कितना होगा, ये सेपरेशन कुछ आपको दे दें R, तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 kg मास रखा,
तो जी एम मल्टीप्लाई 1 kg और सेपरेशन कितना है r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फोर्स आ गया। हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो वो क्या होगा, डिवाइड बाय m कर दीजिए, डिवाइड बाय जो आपके पास में यूनिट मास से डिवाइड कर दीजिए। तब डिवाइड करें तो 1 kg उड़ जाएगा, तो बचेगा gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। gm डिवाइड बाय r स्क्वायर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, यूनिट मास के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट इज विल बी डायरेक्शन ऑफ GFI। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे ऐसे एक रिंग है आपके पास में, ऐसे एक रिंग है, यहाँ पे एक सेंटर O है और इसका मास कुछ m है। तो आपसे बोला जाए बताइए कि कितना ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगा। ये R है, ये X है, इस O पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, ये आप करिए फटाफट। कितना आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ये जो सेपरेशन है आपके पास में, ये कुछ एंगल थीटा मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस तरफ DF आ रहा होगा, ये वाला एंगल कुछ थीटा हो जाएगा। तो आपको जो रिजल्टेंट चाहिए वो DF cos थीटा का रिजल्टेंट चाहिए, DF cos थीटा का रिजल्टेंट चाहिए। दिस इज F नेट, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आएगा आपके पास में, K नहीं G टोटल M, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि आप इंटीग्रेट करने जाएंगे आपके पास में तो डीएम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट प्रोसीड करते हैं तो ऐसा आता है। आप खुद से करके देखिए, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, कोस थीटा करते हैं, तो क्या बन जाएगा जीएम एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये आपके पास में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ गया किसके ऊपर, रिंग के एक्सिस के ऊपर। सेम रिजल्ट अगर आपको याद होते इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, दैट इज KQ(x) डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r टू द पावर 3/2। यहाँ पे है GMx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r टू द GMx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, तो ये बेसिक बातें थी। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग बात पे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें जो, जैसे मैं बोलूँ मेरा मास कुछ 70 kg है मान लीजिए, ये दूसरी बंदा है उसका मास आपके पास में 80 kg है आपके पास में। अब मैं बोलूँ दोनों में सेपरेशन कुछ आपके पास में 10 मीटर का है, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग तो रहा है पर वो वैल्यू बहुत कम है। वो वैल्यू क्यों कम है, बिकॉज फोर्स है GM1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जी की वैल्यू है 10⁻11 के ऑर्डर की, और आपका मास कितना हुआ 60 70 80 100। तो उस वजह से वो जो फोर्स है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आता है, इसलिए हम उसे मतलब हमें दिखता ही नहीं है, उसका इफेक्ट हमें दिखता ही नहीं। वो थोड़ा सा फोर्स होगा, वो फ्रिक्शन ही उसको कंपनसेट कर देगा, तो अट्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। हम जो मेजर ग्रेविटेशन देखते, जो ऑब्जर्व कर पाते हैं वो बड़ी बॉडीज की वजह से, जैसे मान लीजिए अर्थ की वजह से है आपके पास में, सन की वजह से है, मून की वजह से है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं आपके पास में, उनकी वजह से हम ग्रेविटेशन फील्ड को एनालाइज करते हैं मेजर। फिर क्या हुआ, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास से पार्ट है जिसके लिए हम ग्रेविटेशन सब ज्यादा पढ़ रहे हैं वो अर्थ है। मतलब हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड है और अर्थ की वजह से अच्छा खासा फोर्स भी है, तो उसको मतलब स्टडी आउट करना बहुत जरूरी था। तो न्यूटन ने ये बोला, मेरी बात को समझिएगा, न्यूटन ने ये बोला कि जो ग्रेविटेशनल का जो मैंने फॉर्मूला दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो है सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड। पर अगर मान लीजिए आप, ये अर्थ है आपके पास में, जैसे अर्थ है, तो अर्थ आपके पास में आप स्फेरिकल शेप की मान सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं है पर टेंडिंग टू स्फीयर है। इसकी रेडियस अगर आप यहाँ पे कुछ RE मान रहे हैं, इसका मास कुछ ME मान रहे हैं, तो उसने बोला कि अगर आप यहाँ पे एक कोई बंदा खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मास है आपके पास में, यहाँ पे पॉइंट मास है M, तो अगर आप इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स देखना चाहेंगे तो वो ये आता है GME(m) डिवाइड बाय, दूर लेके जाइए किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर, डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये उसने बोला कि भाई अगर आप अर्थ की वजह से बाहर, मतलब बाहर जैसे ये M मास है वो अर्थ के बाहर है ना आपके पास में, अर्थ की वजह से अगर आप जैसे इस वाले पोजीशन की बात करें, व्हेन R इज ग्रेटर देन R वाले केस में, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट कब आता, जब ये पूरा मास कहां पे कंसंट्रेट होता, सेंटर पे। इसका मतलब यही होता ना भाई, अगर आप मान लेते अर्थ का पूरा मास एक पॉइंट मास है और इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तब ये फोर्स आता। इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने ये बोल दिया कि अगर आपको अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ऑब्वियसली बाहर ही रहते हैं हम, अर्थ के अंदर तो रहते नहीं है, अगर हमें अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है तो अर्थ को आप सेंटर पे कंसिडरेट मान सकते हैं। अब लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया, यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पहले तो ने बोला पॉइंट मास के लिए वैलिड है, अभी तो पॉइंट मास के लिए वैलिड, पॉइंट मास नहीं है ना, अर्थ तो बहुत बड़ा मास है, तो आप छोटे छोटे एलिमेंट के लिए करो। फिर उसके न्यूटन ने क्या डिजाइन किया, कैलकुलस डिजाइन किया। न्यूटन ने बोला मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मैंने कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक नया फॉर्मेट बनाया है, उससे मैंने आपको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं ये एक्सप्रेशन कि ऐसा ही आता है। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए
कि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड निकालने के लिए आप अर्थ को उसके सेंटर पे कंसिडर्ड मास की तरह मान सकते हैं, तो आपके जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम ही आती है। उस बात को प्रूव करने के लिए उसने कैलकुलस को बनाया, जो आप पूरा मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। सोचिए अगर न्यूटन नहीं होता तो गणित में आपके पास कैलकुलस नहीं होता। बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप कैलकुलस पसंद है नहीं है बात अलग है, पर कैलकुलस न्यूटन ने बनाया इसी बात को समझाने के लिए। तो सोचिए एक बात को समझाने के लिए इतनी बड़ी गणित बना दी उसने, तो बंदे में दम था, ऑब्वियसली दम था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं उस बंदे को। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रिजल्ट है आपके पास में। अगर आप बात करें शेल की वजह से, तो ये सेम रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिजेंबल करता है, ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है। हम सबसे पहले बात करें स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की हम बात कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल में अगर आप बात करें, इसकी रेडियस कुछ r नोट मान लेता हूं, तो अगर मैं बात करूं r इज लेस देन r नोट, r इज लेस देन r नोट, आप लेस देन r नोट मतलब क्या, आप इसके अंदर है, ये अंदर से खोखला है, ये शेल है मतलब अंदर से क्या है, खोखला है। आप ऐसे में धरती खोखली होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए थी, मान लीजिए अगर खोखली होती, उसका ढक्कन हुआ, वो ढक्कन खोला, आप उसके अंदर चले गए, तब आप यहाँ पे आ गए, तो अब इसके अंदर आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर r लेस देन r नोट आपके पास में होगा, तो जो GFI आता है वो जीरो आता है, GFI जीरो आता है। मतलब अगर धरती खोखली होती और हम ढक्कन खोल के उसके अंदर घुस जाते तो हम पे कोई फोर्स नहीं लगता, हमें बिल्कुल फ्री महसूस होता, बिल्कुल फ्री फॉल की तरह। अंदर GFI क्या आता है आपके पास, जीरो आता है। सेकंड केस की अगर आप बात करेंगे, ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था, अगर आपको याद होगा स्फेरिकल शेल के अंदर EFI वो जीरो आता है। सेकंड केस की बच्चों अगर आप बात करेंगे, व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r नॉट, मतलब चाहे आप सरफेस पे हैं चाहे इसके बाहर हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से GFI निकालने के लिए इस मास को आप इसके सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तब जो GFI आप लिखेंगे दैट इज GM डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो किसके लिए वैलिड है, शेल के लिए वैलिड है, कब, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता स्फेरिकल शेल पे, तब आप बोलते थे अंदर जीरो है, बाहर KQ डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर है। पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। कंडक्टर वाले केस में कर पाएंगे, नॉन कंडक्टिव वाले केस में किस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा चेक करना पड़ेगा, फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो ये कितनी अच्छी बात है, मतलब शेल की वजह से हर एक पॉइंट की वजह से नहीं निकालना, रिजल्ट पता है, काम हो जाएगा। फिर अगर आप बात करें सॉलिड स्फीयर, जो अर्थ हमारे पास में है, सॉलिड स्फीयर, अर्थ भी सॉलिड स्फीयर है ना, जिसको आप अर्थ भी बोल सकते हैं। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसका मास कुछ m है, इसकी रेडियस कुछ r नोट है। अगर हम बात करें GFI की, GFI कब, व्हेन r इज लेस देन r नोट। सबसे पहले ग्रेटर देन r नोट कर देते हैं, वो आसान है, ग्रेटर देन r नोट। आप सरफेस पे हैं या फिर बाहर हैं, तो GFI आता है, वो निकालने के लिए आप पूरे सॉलिड स्फीयर का मास उसके सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं। तो आपके पास में जो GFI आएगा, जिसको आप स्मॉल g से नोट कर सकते हैं, दैट विल बी GM डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। ये m इसका मास हो गया आपके पास में, क्लियर। आप कोई भी GFI को स्मॉल g से नोट कर सकते हैं। स्मॉल g का मतलब हमेशा 9.8 नहीं होता, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम यहाँ पे जनरली मैं g लिखता नहीं हूं, मुझे ऐसा रहता है बच्चों डाउट रहेगा, अच्छा ये वो वाला g कि नहीं। अब GFI जैसे EFI को E से लिखते थे ना, तो वो कहीं पे भी EFI हो सकता है ना, ये GFI मतलब कहीं पे भी हो सकता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8। भाई अगर स्मॉल g की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8, पर कोई डिफरेंट जगह पे इसकी डिफरेंट हो सकती है आपके पास। फिर अगर आप बात करेंगे r लेस देन r नॉट, ये वाला रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं। अभी तक मैं पहली जगह बता रहा हूँ जहां सवाल आने के चांसेस रहते हैं, ये वाला r लेस देन r नॉट वाला केस। इसमें GFI कई फॉर्मूले आते हैं, या तो आप ये यूज कर लीजिए, ये वाला GM डिवाइड बाय r क्यूब। r रेडियस हो गया ना इसका, r नॉट इसका रेडियस हो गया आपके पास, और ये स्मॉल r डिस्टेंस हो गया आपके पास। चाहे तो आप इसे रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रो में कन्वर्ट करने क्या लिखेंगे, m को क्या लिख दिया, m को लिख दिया रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r नॉट का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय r नॉट का क्यूब मल्टीप्लाई r, ये साफ हो गया आपके पास। तो यहां पे क्या बन गया, ठीक है जी। तो यहां पे जो GFI आपके पास में r आई इस वाले रिजल्ट से, दैट इज 4 पाई रो g डिवाइड बाय 3r, ऐसा एक्सप्रेशन। तो आप ये दोनों एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। ये वाला तो आसान है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। GM डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है ना, तो नीचे r क्यूब है और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्मॉल r है, या फिर रो की टर्म में आप ये रिजल्ट, दोनों को आप ड्राइव भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए जब आपके पास r इज इक्वल टू r नोट अगर आप तक जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज
सरफेस पे, और सरफेस पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे GM डिवाइड बाय आर नोट का स्क्वायर। इसमें रिजल्ट में कैपिटल आर नोट पुट कर दीजिए। फिर आगे आप देख रहे हैं उसके आगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, आप दोनों टर्म में रिजल्ट याद रख लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो EFI लिखा था वो था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर लिखा था हमने EFI सॉलिड स्फीयर के अंदर। और आप जैसे हम अगर बात करें रिलेशन बिटवीन, मतलब किस तरीके से आप दोनों के बीच में एनालॉजी बना सकते हैं, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के बीच में, तो वहां से मैं सेम इस रिजल्ट से ये रिजल्ट प्रूव भी करके दिखा सकता हूं। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी हम बात करें एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दोनों के मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो एक जैसे हैं। तो जो गणित आपने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वापस यहाँ पे देखने की जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्टली रिजेंबल करके बात मतलब कर सकते हैं। आगे हम बात करें एनालॉजी बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अगर आप यहां पे बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की और इस तरफ हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स है दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे कितना है दैट इज G M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो कौन किससे एनालॉग कर रहा है, G किससे एनालॉग कर रहा है, K से एनालॉग कर रहा है, M किससे एनालॉग कर रहा है, Q से एनालॉग कर रहा है। ये वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो कभी भी जो आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए इससे रिजल्ट कंपेयर करना होगा तो एक चार्ज पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे इसमें ये दोनों पॉजिटिव लेते थे, यहाँ पे अगर आपको इसके रिजल्ट इससे कंपेयर करने थे, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऐसा, बिकॉज ये अट्रैक्टिव है और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स को देखने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। वो एनर्जी में आपकी हेल्प करेगा, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आप यहां से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, G के बराबर। तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हुआ, 4 पाई G के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, ग्रेविटेशन में 4 पाई G यूज होगा। तब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मुझे रिजल्ट याद है दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R होता है। अगर आप यही ग्रेविटेशन में निकालेंगे तो रो की जगह तो रो पड़ा रहेगा, 3 की जगह 3 पड़ा जाएगा, पर 1/एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, 4 पाई G और R। अब आप देखिए रिजल्ट मैच कर रहा है क्या, 4 पाई GR रो, 4 पाई GR रो डिवाइड बाय 3। आपने यहां से किया, यहां से किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालॉजी आपको दोनों की याद होनी चाहिए। एनालॉजी में कुछ खास बात नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि K और G एक जैसे हैं। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो 1/एप्सिलॉन किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई G के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसी एनालॉजी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हमने यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ा था, तो गॉस लॉ को हम ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ ग्रेविटेशन में दिया नहीं गया था, मतलब वैसे तो ये गलत चीज है, गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए नहीं दिया गया था, पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आसान देखने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे E.ds वहां पे था Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके अंदर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो अगर आप गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए यूज करना चाहें, जो कि बोलना सही नहीं है पर रिजल्ट सही देगा आपको, तो उसके लिए क्या बनेगा, यहाँ पे E के जगह क्या बनेगा, G.ds। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है, इज इक्वल टू Q इनसाइड की जगह क्या आएगा, M इनसाइड। दिस इज बिकम M इनसाइड। सही, Q किससे रिजेंबल करता है, M से रिजेंबल करता है। और 1/एप्सिलॉन किसके जैसा है, 4 पाई G के जैसा। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में, G.S इज इक्वल टू 4 पाई GM। तो अभी तक जितना हमने किया, कभी मान लीजिए एक आपके पास में फाइनाइट लाइन मास है, उसकी वजह से GFI पूछ लिया, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो रिजल्ट यूज किया था, आप यहाँ पे यूज करके डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। हमारा पढ़ा था ना दैट इज 2k लैम्डा बाय r फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन मास, उसकी वजह से GFI पूछे तो आप ये यूज कर सकते हैं। बस एक ही फर्क है, वहां पे जैसे दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं वो रिपेल करते थे, यहाँ पे हमेशा चीजें क्या करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी आपके पास में। क्लियर। तो आपने जो रिजल्ट देखा भी सॉलिड स्फीयर के अंदर GFI की तरह GM डिवाइड बाय R³ मल्टीप्लाई स्मॉल r, और बाहर तो हमें पता है कि अब शैलो के बाहर हो चाहे सॉलिड स्फीयर के बाहर हो, आप उसको सेंटर पे कंस्टेंट मान सकते हैं। एक ये वाला एक्सप्रेशन रो की टर्म में, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब आइए थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। बच्चों अब जैसे अपने पास ये केस रहे कि यहाँ पे ऐसे अर्थ दिखा दिया ना आपको, ऐसे बोला ये अर्थ है और इसका मास कुछ mE है और रेडियस कुछ r है। ठीक है,
और आपको बोला गया यहाँ पे ऐसे एक बंदा खड़ा है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका मास कुछ स्मॉल है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी हमें बाहर, जैसे अभी हम अर्थ के बाहर है ना, तो अर्थ के बाहर निकालने के लिए आप अर्थ के मास को कहाँ पे मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं। सेंटर पे अगर आप मानेंगे तो ये बन जाएगा जी मास ऑफ अर्थ, उस बंदे का मास डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे अर्थ है, इसकी रेडियस कुछ आर ई है, और यहाँ पे आपकी बार एक ऑब्जेक्ट है एम। आपसे पूछ रहे बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, तो अब भी सेंटर में मान लेंगे, पर अब की वजह दूरी है वो रेडियस के बराबर नहीं होगी, कुछ ज़्यादा होगी, तो आप आर स्क्वायर। फिर अगर हम देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हम अर्थ सरफेस से ऊपर उठते जा रहे हैं, तो जो फोर्स होगा या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगा या बढ़ेगा। तो यार ये वाली टर्म देखिए, जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं ये वाली टर्म बढ़ती जा रही है, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी फोर्स क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने बोला इस वाले पॉइंट में GFI है, अब आप ऊपर जाए तो घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप जी घटेगा। सिमिलरली अगर आप नीचे जा रहे हैं तब भी GFI घटेगा। आप ग्राफ अगर एनालाइज करे होंगे तो ऐसा ग्राफ आया था, यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर आप चाहे आप इसके इस तरफ जाइए तो इस तरफ जाइए, दोनों तरफ घट रहा है। यहाँ पे 1/r² के रेशियो में घट रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के टर्म्स में घट रहा है। फिर अगर हम देखें कि भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया, अगर हम हाइट पे जाएंगे तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और डेप्थ में जाएंगे तब भी कम होगी। और वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, मैं आपसे बोलूं कि एक h हाइट के ऊपर हम बात करें GFI एट हाइट h फ्रॉम अर्थ, तो आप देखिए हम बोलेंगे अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, तो सेंटर से कितनी दूरी होगी बच्चों, सेंटर से होगी RE प्लस h। तो अगर आप GFI देखें तो कितना है, GM डिवाइड बाय RE प्लस h का होल स्क्वायर। अगर हाइट मेंशन है ना बच्चों, तो हमें हाइट नहीं चाहिए होता, हमें सेंट्रल डिस्टेंस चाहिए होता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें डेप्थ की, भाई साहब अगर हम गहराई में चले जाएंगे, कितनी गहराई में चलेंगे, h गहराई में चलेंगे हम। अब हमसे पूछा बताओ GFI कितना, तो मैंने बोला फॉर्मूला आता है GFI का, दैट इज GM डिवाइड बाय r³ मल्टीप्लाई स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, सरफेस से नहीं सेंटर डिस्टेंस है, तो कितना है आपके पास r माइनस h। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी इसी को हमने अलग फॉर्मेट में पढ़ा था, हमने इसका नाम दिया था इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, कितना है वो ऐसा है। अब मान लीजिए कई बार h की वैल्यू बहुत कम हो, अगर हम बात करें इफ h इज स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो आप इसको क्या लिख देंगे, GM डिवाइड बाय RE का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस h बाय RE की पावर -2। अरे सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका नाम स्मॉल g होता है। सरफेस पे जो होता है आप स्मॉल g को क्या लिखते हैं, GM डिवाइड बाय RE स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड g की वैल्यू उसका जो 9.8 आ, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो इसको हम एक काम करते हैं, GFI लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है यार, ये बड़ी दिक्कत रहती है कि आप GFI लिख रहे हैं कि GFI ऑन द अर्थ सरफेस, तो हम इसको GFI नाम दे देते हैं ना। तो यहाँ पे आ गया स्मॉल g आपके पास में, मल्टीप्लाई ये बन गया 1 माइनस 2h डिवाइड बाय RE। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाया, कोई पाप नहीं किया है। पर ये रिजल्ट कब यूज होगा, व्हेन h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू RE। और जनरल केस है तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपको बोला गया कि 3r डिस्टेंस पे बताइए, सेंटर मतलब सेंटर से 3r डिस्टेंस पे, सेंटर से, तो यहाँ पे 3r आएगा, फिर एप्रोक्सीमेशन नहीं लेगा बिकॉज 3r तो बड़ा है। अगर कभी ऐसा हो भी, जैसे अर्थ की जो रेडियस है वो रहती है 6400 किलोमीटर, आप गए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर, तो यार 6400 में 1-2 किलोमीटर जोड़ेंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आप बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, तो h बहुत छोटा होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा ही होता है, हमारा एरोप्लेन मैक्सिमम कितना 2, 3, 4 किलोमीटर ऊपर जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो आप देखिए 6400 किलोमीटर कंपैरिजन में 1, 2, 3 किलोमीटर को ज्यादा नहीं होता, तो आप उस वाले केस में रिजल्ट यूज कर देंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, दिस इज RE ना, दिस इज RE मैसेज, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या बने, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे बन गया जैसे RE का क्यूब है ना, दिस विल बिकम 1 माइनस h बाय RE, ये आ जाएगा GFI एट डेप्थ। ये तो स्टैंडर्ड है, इसका इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये कब है, ओनली वैलिड व्हेन h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू RE। ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया नहीं। अब देखिए इसमें मैंने कोई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, ये हमेशा वैलिड है। तो ये बच्चों दो इफेक्ट हमने देख लिए, डेप्थ का और हाइट का। अब आपको पता है कि अर्थ खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अगर अर्थ खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी वजह से भी GFI में वेरिएशन आता है। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन का क्या इफेक्ट रहता है, तो हम कैसे देखेंगे, देखिए यहां पे ऐसे अर्थ है, ये अर्थ ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है,
ओमेगा से। अब आप सोच के देखिए, अगर कुछ जैसे ओमेगा से रोटेट कर रही है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे नेट जीएफआई देख रहे थे तो नेट जीएफआई कुछ आपके पास में कैसा लेंगे हम, ऐसा है आपके पास नेट जीएफआई कुछ जी है। ऐसे तो सरफेस भी जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी इस वाले पॉइंट पे सेंटर की तरफ होगा, पर इस पे एक सूडो फोर्स लग जा रहा है आपके पास, इधर एक ऐसे सूडो फोर्स लग जा रहा है। वो कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम जी आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्मॉल एम मास रखा गया, इधर एम जी लग गया, घूमने के बाद सेंट्रीफ्यूगल दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर, और आर कितनी रेडियस में घूम रहा है, इस रेडियस में घूम रहा है। ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान दूं तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा। कितना बन गया बच्चों, ये दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। बात समझ आ गई, ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल इसको थीटा मान लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये बन गया आर कोस थीटा, ये भी बन गया आर कोस थीटा। तो आप वो देख लेंगे सवाल में कौन सा थीटा गिवन है, ये थीटा हो गया। अब आप देखिए जो जी इफेक्टिव बचेगा, जी इफेक्टिव वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज जी माइनस इसका ये वाला कंपोनेंट, कितना आएगा ये कंपोनेंट, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, ये जी इफेक्टिव आ रहा है आपके पास। तो एम हटाना पड़ेगा बिकॉज ये तो फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय इसको, एक्चुअली एम जी था, तो नेट फोर्स इंटरेक्शन में आ रहा है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। मुझे जी चाहिए, तो जी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, तो आपने यहां पे इसको m से डिवाइड कर, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं बात करूंगा जी इफेक्टिव सबसे कम कहां पे आएगा, अगर आप देखेंगे इक्वेटर वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो कोस थीटा की वैल्यू होगी आपके पास में, अगर आप इक्वेटर वाले देखेंगे तो जीरो बन जाएगी। तो अगर आप बोलेंगे एट इक्वेटर जी इफेक्टिव क्या होगा आपके पास, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द जी इफेक्टिव मैक्सिमम आएगा। तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, और एक इधर टूट जाएगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब ये तो फ्रिक्शन से बैलेंस आउट हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका जो मेन देखना था, इसकी वजह से जी इफेक्टिव बदल रहा है, जी इफेक्टिव सेंटर की तरफ लगता है, तो हमने देख लिया। और अगर आप बात करेंगे पोल्स पे, आप पोल पे जाइए, तो अगर पोल पे जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे एम जी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लगे नहीं रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल में आर का टर्म होता है, आर तो जीरो बन गया। और अगर आप मैथमेटिकल जाना चाहेंगे तो ये वाला एंगल 90 बन जाएगा, एंगल 90 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो पोल्स पे अगर आप बात करें तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये किसकी वजह से बात चल रहा है बच्चों, ये है आपके पास में इफेक्ट रोटेशन का। अगर कोई और चीज का इफेक्ट होगा तब इक्वेटर पे उसकी अलग अलग वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ रोटेशन की वजह से अगर आप एनालाइज करें तो इक्वेटर पे जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है, और पोल्स पे जो वैल्यू आती है आपके पास में जीएफआई की, दैट इज मैक्सिमम। क्लियर है, तो ये बात थी, आप इसको देख लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एक और आपके पास इफेक्ट रहता है कि जो शेप ऑफ अर्थ का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, वो भी रेयरली पूछता है, फिर भी इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। एक्चुअली अर्थ जो आपके पास में है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो थोड़ी सी ब्लर सी शेप की है आपके पास में, ऐसा रहता है, ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा। यहाँ पे इक्वेटर पे जो रेडियस रहता है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है आपके पास में। तो ये आपके पास में यहाँ पे कुछ आरपी है, रेडियस ऑफ पोल हो गया, यहाँ पे रेडियस ऑफ इक्वेटर मान लिया ना, दिस इज रेडियस ऑफ पोल, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर होगा। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो आपके पास में रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है पोल से, और कितना रहता है 21 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा रहता है। तो मतलब एक्चुअली परफेक्ट स्फीयर नहीं है आपके पास में। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो दूर है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा दूर है, ये वाला पॉइंट थोड़ा पास है। तो इसकी वजह से जीएफआई एट पोल रहता है, जीएफआई एट पोल रहता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जीएफआई एट इक्वेटर। पर ये वाली वैल्यू देखिए, जो रेडियस एक्चुअली वो है 6400 किलोमीटर, उससे 21 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ना नहीं है। तो इस वजह से परफेक्ट जो स्फीयर मान के प्रोसीड कर लेते हैं। अब हम बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हम चर्चा कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे बता सकते हैं क्या फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? तो आप बोलते थे यहाँ पे दो मसीज है M1 M2, इसके बीच का सेपरेशन कुछ आपके पास में R है, तो पोटेंशियल क्या लिखी जाती है, माइनस जी M1 M2 डिवाइड बाय R। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिजल्ट था, यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 था, सेपरेशन था R, इसकी जो पोटेंशियल थी दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव लेके चले हैं, अगर यहाँ पे दोनों रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों को अट्रैक्ट करवाना है तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसी वजह से यहाँ पे माइनस आता है एनर्जी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप रिजल्ट यूज करते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, फिर आप Q1 Q2 की वैल्यू पे साइन पुट करते हैं। यहाँ पे तो क्या M1 M2 दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं, पर यहाँ पे जब
बट ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो हमें एक जैसा बनाना है, तो हमने बोला यार इसको भी अट्रैक्ट कराओ, तो एक Q1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो Q2 नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो एनर्जी ऐसी बनेगी, इस वजह से यहाँ पे माइनस आता है। ध्यान रखिएगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो जनरल फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R, वहां पे पॉजिटिव है, वहां पे सिर्फ Q की वैल्यू भी साइन पुट करनी पड़ती है, पर ग्रेविटेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, दैट इज U इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 डिवाइड बाय R। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप इसमें क्या क्या चर्चा कर सकते थे, इसमें आपने और क्या पढ़ा है इसके बाद? एक वो बेसिक डेफिनेशन आपके पास में, दैट इज डेल्टा यू होता किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो हमेशा वैलिड है। डेल्टा यू आएगा आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये कब, व्हेन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ये ऑलवेज, और ये कब, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। आप इसको प्रूव करके बता सकते हैं मुझे कि ऐसा आता है, ये प्रूव कर सकते हैं क्या? इसको प्रूव कीजिए वर्किंग थ्योरम से, तो आपको मजा आएगा ना ये देख के करके। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये कब माना है हमने, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना है आपके पास, जीरो है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, यहाँ पे दो मासेस हैं आपके पास में M1 M2, इसके बीच में पहले इन्फिनिटी सेपरेशन था, मतलब U एट इन्फिनिटी ज्यादा है कि U एट R ज्यादा है? अगर आप बात करें ग्रेविटेशन में, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, U एट इन्फिनिटी और U एट R? ये ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? अगर आप दो मासेस को इन्फिनिटी छोड़ते हैं तो अपने आप पास पास आ जाते हैं, और जब कुछ अपने आप हो रही है तो वो उससे एनर्जी कम हो रही हो तभी हो रहा है। मैं बोलूँ मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज नीचे जाने से इसकी एनर्जी पोटेंशियल घटती है, तो हर एक सिस्टम चाहता है मेरी पोटेंशियल घटे, तो आप वहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब आप दो मासेस को इन्फिनिटी छोड़ते हैं तो पास पास आते हैं, और अगर वो पास पास आ रहे हैं इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को घटा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप देखते हैं तो दो चार्जेस को आप छोड़िए, पॉजिटिव चार्ज वो भाग के इन्फिनिटी पे जाएंगे, मतलब इस वाली गिवन पोजीशन में पोटेंशियल ज्यादा है, इन्फिनिटी पे कम है। इन्फिनिटी पे जीरो होता है तो यहाँ पे था K Q1 Q2 बाय R, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे जीरो, यहाँ पे K Q1 Q2 बाय R, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इन्फिनिटी पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। पर अगर आप ग्रेविटेशन में देखेंगे तो इन्फिनिटी पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इन्फिनिटी पे आता है जीरो, यहाँ पे माइनस GM1 M2 बाय R। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि U एट इन्फिनिटी U नॉट है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GM1 M2 डिवाइड बाय R प्लस U नेट होल दो। बात समझ में आ गई? तो यार जो टर्म याद रखिए, कई बार क्या होता है कि वो आपको, क्योंकि हमेशा आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल जो डिफाइन है, पोटेंशियल जो डिफाइन ही नहीं है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है, हम जो पोटेंशियल लिखते हैं वो इन्फिनिटी पे जीरो मान के लिखते हैं। तो अगर आप इन्फिनिटी पे जीरो नहीं मान रहे, कुछ और वैल्यू मान रहे, तो आप इस तरीके से प्रोसीड उसको फिर करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास में क्या हो सकता है बच्चों, आपसे ऐसे सवाल आ सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है। तो उसके लिए आप जैसे कभी वर्क डन की बात हो तो आप हमेशा इनिशियल पोटेंशियल लिखिए, फाइनल पोटेंशियल लिखिए, दोनों का डिफरेंस कीजिए। तो अगर कंजर्वेटिव का चाहिए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, और एक्सटर्नल का चाहिए दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। कर पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपके पास में जैसे डिफरेंट ऐसे पेयर बना देगा आपके पास में, आपको बोल देगा कि यहाँ पे ऐसे ये शेप थी, इनिशियली चार मासेस थे M M M M, इनकी साइड कुछ A थी, अब आपने इसको सर्कल में रख दिया ऐसे, इसकी रेडियस कुछ A है, यहाँ पे M M M, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना हो, तो कुछ नहीं करना है, इसकी पोटेंशियल निकाल, फाइनल पोटेंशियल निकाल, वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, डेल्टा यू, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। कर पाएगा इसको? पेयर वाला खेलना, कितने पेयर्स बन रहे हैं फिर उससे हमें प्रोसीड करना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर। कई बार इस तरीके के सवाल आपके पास में रहते हैं, आपको बोल देगा कि यहाँ पे M था, यहाँ पे 2M था, इनिशियल सेपरेशन इसके बीच में 10R था, ठीक है, सब रेस्ट पे था, इसको रिलीज किया, अब क्या हो गया, ये M और ये 2M, इनकी वजह सेपरेशन कितना बन गया, 4R बन गया। तो आपसे पूछा बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ लिया। तो आप क्या क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे सिस्टम पे F एक्सटर्नल जीरो है, और सिस्टम पे F एक्सटर्नल जीरो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियली जीरो था तो फाइनल भी जीरो रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कट आउट करेंगे, ऐसे लिख दो, इनिशियल जीरो था, फाइनल भी जीरो होना चाहिए, यहाँ से V1 V2 में रिलेशन मिल गया। फिर एक आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाते हैं व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। एक्सटर्नल फोर्स लग सकते हैं पर वो कैसे, उनका वर्क नहीं होना चाहिए। देख, मोमेंटम कंजर्वेटिव, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए F एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए, और अगर आप बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है पर उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाते हैं व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। तो आप इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आप प्रोसीड करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा।
क्लियर है, सीधी सपाट बात है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने बेसिक बातें एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर पढ़ी थी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में और क्या हो सकता है, आपसे कभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें, मान लीजिए कभी बात हो रही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ा था वैसी ही कहानी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा वर्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारी जगह यूज होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा यूज नहीं है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल बस ठीक है पढ़ने के लिए है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा यूज होती है। तो अगर आप बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसकी यूनिट वोल्ट नहीं होती ना बच्चों, इसकी यूनिट वोल्ट नहीं होती, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये है पर यूनिट मास। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ m मास है, कैपिटल M मास है, इस O पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है r दूरी पे, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा 1 kg लिख के, दैट इज माइनस जी एम मल्टीप्लाई 1 kg डिवाइड बाय r, फिर डिवाइड बाय 1 kg कर दूंगा तो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो नेगेटिव आता है, यहाँ पे Q चार्ज होता तो पॉजिटिव आती है, मान लीजिए यहाँ पे Q चार्ज होता तो r दूरी पे जो पोटेंशियल दैट इज KQ बाय r, पर यहाँ माइनस आता है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियली माइनस था आपके पास। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास, और क्या पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, और कोई गिवन पोजीशन पे दे सकता है आपको, यहाँ पे ऐसे कोई 3-4 मास पकड़ा दिए, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg सेंटर पोटेंशियल, तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे 1 kg मास रखो, इसे कोरस्पॉन्डिंग सब पोटेंशियल लिखो, फिर डिवाइड बाय 1 kg कर दो, क्लियर। तो बस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है आपके पास है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे दोनों मास अट्रैक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब दोनों चार्जेस रिपेल होते हैं तब पोटेंशियल देते हैं KQ1 Q2 डिवाइड बाय r, और अट्रैक्ट करने के केस में एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल शेल की वजह से निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, दिस इज स्फेरिकल शेल, दिखते सब एक जैसे है ना, सॉलिड स्फीयर होता है वो भी ऐसा ही बनता है, सब चीज़ ऐसी ही बनती है, तो नाम लिख दिया हमने स्फेरिकल शेल है। सबसे पहले केस की बात कर रहे हैं व्हेन r इज ग्रेटर देन r नॉट। तो आपको पता है जब आप बाहर कुछ भी लिखना चाहते हैं, चाहे GFI लिखे चाहे पोटेंशियल लिखें, तो आप पूरे चार मास को सेंटर में मान सकते हैं, और अगर पॉइंट मास होता है सेंटर पे तो पोटेंशियल कितना आता है, माइनस GM डिवाइड बाय r, माइनस का ध्यान रखिएगा ना। सेकंड केस अगर हम बात करें r लेस देन r नॉट, तो ये सब रिजल्ट आप डायरेक्टली रिजेंबल कर सकते हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक से। स्फेरिकल शेल के बाहर पोटेंशियल था KQ बाय स्मॉल r, अंदर कितना था, अंदर था पोटेंशियल KQ बाय कैपिटल R, तो K की जगह G, Q की जगह कैपिटल M डिवाइड बाय रेडियस R नॉट पर एक माइनस मिला, ऐसा ग्राफ, ऐसी वैल्यू है। अंदर वैल्यू कांस्टेंट है पोटेंशियल की, बिकॉज अंदर GFI 0 है तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। और अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ, दिस इज माइनस GM डिवाइड बाय R नॉट, ये R वर्सेस ऐसा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर आप बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो यहाँ पे हमने सॉलिड स्फीयर बना दिया ऐसे, दिस इज सॉलिड स्फीयर, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अर्थ सॉलिड स्फीयर है ना आपके पास में, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। इसकी वजह से पोटेंशियल अगर आप लिखेंगे V, पहला केस व्हेन r इज ग्रेटर देन r नॉट, तो वो वाला केस तो आसान है, उसके लिए पोटेंशियल आप लिख सकते हैं GM डिवाइड बाय स्मॉल r, सेम चीज जो पहले वाली थी। पर अगर आप बात करेंगे सेकंड वाले केस की, दैट इज वोल्टेज व्हेन, सॉरी पोटेंशियल व्हेन r इज ग्रेटर देन, सो लेस देन r नॉट, अब उसका गंदा सा एक्सप्रेशन आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो एक्सप्रेशन था रो बाय, sorry this is no potential, that is rho by 6 epsilon naught 3r square minus r square, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मुझे याद है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रो को लिख दीजिए m डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे बन गया 6, और एप्सिलॉन 1/epsilon होता है 4 पाई g, और यहाँ पे बन गया 3r square minus r square, 4 पाई ने 4 पाई को उड़ा दिया, यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज GM डिवाइड बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया मैंने, पर एक माइनस भी तो लगाना था एक्स्ट्रा, ये माइनस खतरा है, ये माइनस लगाना है बिकॉज वहाँ पे जो आया था वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था, और यहाँ पे मास आपके पास कुछ नेगेटिव, मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा पुट करते हैं, तो V का एक्सप्रेशन ये आएगा माइनस GM डिवाइड बाय 2r क्यूब, ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जरूरी है, ये कभी टफ सवाल आएगा तो ये फंसा लेगा, बिकॉज हमको रिजल्ट नहीं याद रहता। तो आप चाहें तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला याद है तो उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाना है ना, ये माइनस मत भूल जाना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात,
ठीक है। अगर आप सेंटर पे देखेंगे तो ये r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3/2 gm/r, -3/2 gm/r। क्लियर? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सही बनता है आपके पास। अगर आप इस ग्राफ को चेक करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ -3/2 gm/r, और अगर आप रेडियस पे चले जाएंगे बन जाएगा -gm/r। तो ये कुछ ऐसा बनता है आपके पास, ऐसे ऐसा करके ग्राफ बनता है। क्लियर? तो कभी भी आए तो आप देख लीजिएगा वो ज़्यादा आ रहा है पोटेंशियल, सरफेस जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा पोटेंशियल है आपके पास सेंटर पे। -3/2 gm/r, कुछ नहीं किया, r की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों याद रखिएगा, इसमें लोग फंस जाते हैं, गलती होती है। क्या है वापस देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था ρ/6ε3r²-r², मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, आप भी कन्वर्ट करके देखिएगा, पर एक गलती मत करिएगा, माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, आप इतना देख लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं डबल स्टार सिस्टम, या फिर इसको लोग बाइनरी स्टार सिस्टम भी बोलते हैं, डबल स्टार या फिर बाइनरी स्टार सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल आ चुका है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है ना, ढंग से देखिएगा इसको। जो बोल रहा इंपॉर्टेंट है वो ढंग से देखती है, उनको सही ढंग से नोट्स फोर्स उनकी साइड सब अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए 2 मासेज हैं आपके पास में, m1 मास है आपके पास में और m2 मास है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, l, और कुछ और है ही नहीं, सिर्फ ये 2 ही सिस्टम में सिर्फ ये 2 ही स्टार्स है और कुछ नहीं है। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। हम चाहते हैं कि ये अपने खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर घूमना शुरू कर दे, खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो ये किसके अबाउट घूमते हैं, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास अबाउट घूमते हैं। किसके अबाउट घूमते हैं, रोटेट अबाउट, रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ध्यान रखना ये बात। तो जैसे मान लीजिए पूरा सेटअप है जो आपके पास में, मतलब गैलेक्सी है जो पूरी, वो पूरी गैलेक्सी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ गैलेक्सी के अबाउट। ये सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास, ये कुछ r1 बनेगा, ये कुछ r2 बनेगा। सही, r1 के लिए निकाल सकते हैं, हाँ, सेंटर ऑफ मास की दूरी किसी मास से देखना हमें आता है, वो कितना, दैट इज m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई l, उल्टे रेशो में रहता है ना। सिमिलरली अगर आप r2 निकालते हैं बनेगा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई l, ऐसा रहता है आपके पास। अब अगर मैं देखूं, अब सुनना मेरी बात को सही ढंग से, तो ये इस पे कुछ F फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, और ये इस पे कुछ F फोर्स लगा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये F किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना है, m1 ओमेगा स्क्वायर और l, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर r1। अब देखिए ये कुछ r1 रेडियस में घूम रहा है, ये कुछ r2 में घूम रहा है, तो ऐसा हो रहा है। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इनको एक लकड़ी से ज्वाइन किया गया, इस पॉइंट पर आप ऐसे घुमाते रहिए, तो दोनों की रेडियस जो है वो डिफरेंट है। ये अपनी इस बड़ी रेडियस में घूम रहा है और ये अपने ऐसे कुछ छोटी रेडियस में घूम रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? दोनों रेडियस डिफरेंट है, पर दोनों का ओमेगा सेम है। दोनों का जो ओमेगा है वो क्या रहेगा, ओमेगा विल बी सेम। दोनों का जो ओमेगा है वो आपके पास सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ भाई, तो अगर हम यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखना ये इस पे कितना फोर्स है, दैट इज g m1 m2 डिवाइड बाय l स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। r1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, r1 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ से, दैट इज r1 को r1 लिख देते हैं ना, तो आप यहाँ पे r1 पुट कर पाएंगे, ये यहाँ पे उड़ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी दैट इज g m2 l स्क्वायर r1। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल पाएंगे। फिर वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट की हो जाएगी ओमेगा 1 r2, सेकंड की होगी ओमेगा 2 r2, और 1 r2 पता है। इसी हिसाब से अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, कुछ भी टर्म निकालना हो, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखने वाली है डबल स्टार सिस्टम में। क्या, पहली बात तो ये कि जो दोनों का ओमेगा है वो सेम है और दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। तो बाइनरी स्टार सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जेई ने 2 से 3 बार इसका सवाल पूछा है। ठीक है, तो आप सही ढंग से इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद से जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे उन सबसे सवाल आता है आपके पास में। हम बात करें एस्केप वेलोसिटी, भर के सवाल है में एस्केप वेलोसिटी से ना, आपसे ढंग से समझिएगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है कि हम सिस्टम को कितनी वेलोसिटी दें या फिर कितनी स्पीड दें ताकि वो इंटरस्टेलर स्पेस से पहुंच जाए। इंटरस्टेलर स्पेस किसको बोलते हैं, इन्फिनिटी पे। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे ऐसे पॉइंट मास कुछ m है, ठीक है, ये इसकी रेडियस कुछ r ही है, इसका मास कुछ m ही है। तो इसको हम कितनी वेलोसिटी दें ताकि कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो हम क्या बोलते हैं, कभी भी आपको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, कहीं भी पहुंचाना है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो आप बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम स्पीड हम कितनी दें, मिनिमम स्पीड सो दैट पार्टिकल रीच एट इन्फिनिटी।
मिनिमम स्पीड चाहिए ना आपको, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी ई मतलब एस्केप वेलोसिटी के लिए वी दिख दिया इसको। फाइन सोचिए इन्फिनिटी पे पहुंच गया, सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, और वहां पे जाके जस्ट रुकेगा तो ये वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म साफ होगी, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 जी एम डिवाइड बाय आर ई का रूट। ये आपके पास में एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास। अच्छा, इसको अगर आप स्मॉल जी की टर्म में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं आप। 2 जी एम आर ई है ना, ऊपर नीचे आर ई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया जी एम डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर, तो कितना बन गया, अंडर रूट 2 जी आर। तो एस्केप वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन भी है, ये वाला भी है, दोनों में से आप कोई भी रिजल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। मान लीजिए एक बाइंडिंग एनर्जी नाम का भी एक टर्म है, उसका मतलब क्या है, आप कितनी एनर्जी दें ताकि जो बॉडी है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए। जैसे अगर आप बोले से इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो इतनी ही बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। भी सिस्टम को कितनी एनर्जी दें ताकि जो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए, मतलब इसको कितनी एनर्जी दूं ताकि वो इन्फिनिटी में पहुंच जाए आपके पास, तो वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अगर आप इससे पूछेंगे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे इनिशियल है माइनस जी एम एम, अभी कितनी, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर ई, इसे कितनी एनर्जी दूं ताकि वो इन्फिनिटी पहुंच जाए। इन्फिनिटी पे जीरो होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, मोड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वास्तव में बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ लीजिए, वो डिफरेंट केस में हमेशा पोटेंशियल के बराबर है, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये कि उसको हम कितनी एनर्जी दें ताकि वो सिस्टम खुल के कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दे कि एक शेल है, इस शेल का स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, इसका कुछ रेडियस r है, मास कुछ m है, तो आपको पता है इसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो कितनी है आपके पास, इट इज माइनस 0.5 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये आते हुए इसकी सेल्फ एनर्जी। ठीक, अगर इसकी सेल्फ एनर्जी आपके पास में ये है, तो सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है कि जब बनते हुए कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस तरीके की बात है। तो अगर आप पूछेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो इसको कितनी एनर्जी तक इन्फिनिटी पहुंच जाए, सब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इसकी। तो मैंने क्या बोला, इनिशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना आपके पास में, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई प्लस कुछ बाइंडिंग एनर्जी, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगी सब चीजें, तो बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर की आ गई आपके पास, बस पॉजिटिव आएगी वही वैल्यू। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये हो गया भाई कितनी एनर्जी दें ताकि सिस्टम के पार्टिकल्स कहां पे पहुंच जाए, उनके बीच जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की जीरो बन जाए। क्लियर है ये बात। तो ये थी एस्केप वेलोसिटी के बारे में। और जैसे मैंने डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए वो डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछा जाए, यहाँ पे कुछ 3 RE डिस्टेंस के ऊपर एक पार्टिकल है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रुका, अब इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ नहीं करना मुझे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर देना है। ठीक है, तो पोटेंशियल फाइनल जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी जीरो पे जस्ट पहुंचाना है। पोटेंशियल इनिशियल है जी एम एम डिवाइड बाय 3 RE प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप एस्केप वेलोसिटी कभी भी निकाल सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, भर के सवाल है एस्केप वेलोसिटी के, तो जब भी आप करें तो ध्यान से देख के करिएगा सवालों को। ठीक है, अब आइए अपने आगे चलते हैं। एक और बात कर रहे थे एस्केप वेलोसिटी के बारे में कि एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी एंगल से अगर आप अर्थ के सरफेस से कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो अगर एस्केप वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया तो पक्का इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा और कहीं नहीं बीच में रुकेगा। तो एस्केप वेलोसिटी जो आपके पास है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो अभी हम बात करते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स की, दैट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली सब चीजें इंपॉर्टेंट, इसके बाद में हम कैप्टर्स को पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। मोशन सैटेलाइट में क्या रहता है आपके पास में, एक सेंट्रल बॉडी रहती है, इसका मास कुछ ऐसे कैपिटल है मान लिया, और यहाँ पे एक छोटी बॉडी है स्मॉल है। एक्चुअल में सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहिए, पर कैपिटल एम बहुत बड़ा होता है, सेंट्रल बॉडी बहुत बड़ी होती है ऑर्बिटिंग बॉडी से, दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे ही लाई कर जाता है। समझा, मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कुछ 200-300 किलो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो सिस्टम को सेंटर ऑफ मास तो अर्थ के सेंटर पे लाई करेगा ना। तो अगर आप इसको, अब हम इसके बाद फिर चर्चा करने वाले हैं क्या क्या होगा। तो मान लीजिए ये ऐसे ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, r रेडियस के ऑर्बिट में ये आपके पास घूम रहा है, तो अगर आप देखें फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी है v, इसको करेंगे mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, m ने उड़ा दिया, r ने r को उड़ा दिया, वेलोसिटी कितना आ गया, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी ये आ गया, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आपको याद होगा एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पे 2 था ना, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है।
अब आप इसमें क्या निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास निकालने के लिए। अगर आप पूछे एंगुलर मोमेंटम कितना है, दैट इज एम वी आर, तो एम वी की जगह ये लिख दिया आपने और आर की जगह ये लिख दिया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट जी एम आर टू द पावर 3/2, सॉरी रूट आर, रूट आर, ऐसा कुछ एंगुलर मोमेंटम आ गया आपके पास। और आपने क्या क्या चीज निकाली थी, टाइम पीरियड अगर आप निकालेंगे, टाइम पीरियड बन जाएगा 2πr डिवाइड बाई वी, तो आप इसको लिख लीजिए आर, वी का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, आर टू द पावर 3/2 बन जाएगा। फिर अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी, तो कितने की, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना बन गया ये, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर हो गया जी एम डिवाइड बाई आर, तो कितना आ गया, जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई 2r। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो बन जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइड बाई सेपरेशन है ना, वही पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी अगर आप देखेंगे दोनों का सम होगा, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वही ये बनेगा माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2r। आप याद कीजिए हमने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल है टोटल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इसका मतलब जो वैल्यू है वो सेम है, तो ये अगर आप देखें बस साइन का डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डबल है आपके पास में। तो ये सारे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आपको ये सही ढंग से समझ में आना चाहिए, कि चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक बात और, अगर हमारे सिस्टम में कभी भी टोटल एनर्जी आपके पास में नेगेटिव है, अगर टोटल एनर्जी क्या है आपके पास में नेगेटिव है, तो सिस्टम कैसा होगा, बाउंडेड सिस्टम होगा, वो इन्फिनिटी नहीं जाएगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो सिस्टम क्या होगा, बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है तो दो ही पाथ में मूव करती है बॉडी, या तो इलिप्टिकल में और या फिर सर्कुलर में। ये वाली बात हमें मतलब केप्लर्स लॉ में समझ में आ गई थी। फिर अगर आप बात करते हैं, अगर टोटल एनर्जी आपके पास में जीरो है, टोटल एनर्जी जीरो है, तो अनबाउंडेड सिस्टम है ये कहाँ पे जाएगा, पार्टिकल पक्का इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। और पाथ कैसा आता है इसमें, पाथ आता है आपके पास में, अगर आपको याद हो, दिस पाथ विल वाज, जो पाथ रहता है वो पाथ रहता है पैराबोलिक, ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर हमारी टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है आपके पास में, तो पाथ जो आएगा आपके पास में दैट इज हाइपरबोलिक, समझ में आ गई। तो अगर आपका टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो सिस्टम बाउंडेड है, तो दो ही इस पास में घूमेगा, या तो वो इलिप्टिकल होगा या फिर सर्कुलर होगा। और टोटल एनर्जी आपके पास में जीरो होगी तो वो इन्फिनिटी पे मतलब अनबाउंडेड है, वो इन्फिनिटी पक्का जाएगा, और पाथ कैसा जाएगा, पैराबोलिक लेगा। और अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोलिक पाथ में जाएगा। जब एस्केप करता है तो एस्केप करने के लिए हम टोटल एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं, टोटल एनर्जी जीरो लेते हैं, उस वाले केस में पाथ कैसा मिलेगा आपको, पैराबोलिक। और अगर टोटल एनर्जी जीरो से ज्यादा हो जाएगी तब भी इन्फिनिटी पे जाएगा, पर इन्फिनिटी पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पाथ कैसा लेगा, हाइपरबोलिक लेगा। क्लियर। ये सैटेलाइट का मोशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके सवाल आ जाते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नाम सुना होगा आपने। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, ऐसी सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड, क्या है कंडीशन है इसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर आपके पास में रहेगी तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 24 है। जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड रहता है। जैसे मान लीजिए अर्थ है आपके पास में, तो अर्थ अपने एक्सिस के ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपके पास में सेम सेंस में रोटेट करेगी। सेंस ऑफ रोटेशन जो आपके पास में अर्थ का सेंस का रोटेशन है, वही सेंस का रोटेशन आपके पास में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होगा। तो अगर आप एक जगह से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो सैटेलाइट हमेशा उसके सामने रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक अर्थ हम कंसीडर कर देते हैं, जैसे ये मान जैसे अर्थ है ना आपके पास, अर्थ को कैसे समझाऊं मैं, ये ऐसे कपड़ा मान लीजिए, ये ऐसे कुछ अर्थ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे से ये अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये घूमेगा, दोनों का सेंस भी घूमने का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अर्थ है तो इसमें जैसे यहाँ पे सैटेलाइट होगी तो ऐसे नहीं घूम सकेगी, वो कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। यहाँ पे सैटेलाइट होगी वो ऐसे घूमेगी, यहाँ पे जो होगी वो ऐसे घूमेगी। तो आप क्या चाहते हैं, जियो स्टेशनरी, नाम स्टेशनरी मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से देखें तो आपको रेस्ट पे दिखाई दे। तो ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन पॉसिबल है, इक्वेटर प्लेन, जो आपको जैसे इक्वेटर प्लेन में ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, आपको हमेशा सामने दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे कभी भी होगा, टाइम 24 आवर्स हो सकता है, पर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अर्थ ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। तो अब जैसे नीचे चला गया तब तो इस बंदे को सैटेलाइट नहीं दिखाई दे रही ना, रेस्ट में नहीं दिखाई दे, उसको मूव करती दिखाई दे रही है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा कौन से प्लेन में मूव करती है, इक्वेटर प्लेन में मूव करती है, बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो हमेशा एक शहर के ऊपर ही रहेगी, हमेशा उसी शहर को देखती रहेगी वो, जैसे वो घूमे वैसे। अब इस वाले प्लेन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं आ सकती, बिकॉज आप सोच के देखिए, आप यहाँ पे खड़े थे, अब आपको दिखाई दे रही है, आप तो इधर घूम गए, ये इधर चला गया, तो वो आपको स्टेशनरी नहीं दिखाई देगी ना। तो क्या कंडीशन है, टाइम पे 24 आवर्स होना चाहिए, और आपके पास में जो प्लेन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इक्वेटर प्लेन में, इक्वेटर प्लेन में होनी चाहिए। सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन will be same as of अर्थ। जो अर्थ के घूमने का सेंस है वही सेंस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूमने का सेंस होगा।
क्लियर। और इसकी स्पेसिफिक रेडियस है जिसके अंदर वो रोटेट करता है। अब वो कैसे निकाला, देखिए अभी आपको याद होगा तो मैं टाइम पीरियड एक्सप्रेशन निकाला 2πr⁻³ ऐसा एक्सप्रेशन था। इसके जो अगर आप 24 आवर्स पुट करते हैं तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगी आपको, और ये रेडियस जो आपके पास में आती है वो 3600 प्लस 6400 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से ये कितनी दूर होती है, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर सेंटर से कितना होगा, 36,000 किलोमीटर प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपके पास में जियोस्टेरिक सैटेलाइट की कहानी होगी। क्लियर बच्चों, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है जियोस्टेरिक सैटेलाइट। इसमें क्या क्या बातें हमने सीख ली, एक तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, कौन से प्लेन में घूमती है, इक्वेटर प्लेन में घूमती है, सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम रहता है। अर्थ से घूमने का सेंस है वेस्ट से ईस्ट, एक बार चेक करना हमेशा वेस्ट से ईस्ट ही है, तो कई बार सवाल आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज का ना। अच्छा, अब हम अपने लास्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज केपलर्स लॉ। दैट इज केपलर्स लॉ। केपलर ने 3 लॉ दिए थे ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपको, फर्स्ट लॉ ये बोलते, इनिशियली केपलर ने लॉ दिए थे, बाद न्यूटन ने उसको प्रूव भी कर दिया था। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था कि जो सन है आपके पास में, मतलब जो जितने प्लैनेट्स हैं वो सबके सब इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, और सन कहां पे रहेगा, एक फोकस पे रहेगा, यहाँ पे सन रहेगा, और बाकी सब क्या जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे। 2 पॉइंट्स का नाम दिया था, इसका नाम था पेरीहिलियन, मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूं तो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग चेक। एक पॉइंट का नाम था पेरीहिलियन, एक का नाम था एपीहिलियन। पेरीहिलियन एपीहिलियन ना, स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा। पेरीहिलियन, पास वाले का नाम पेरीहिलियन, जो दूर है उसका नाम है एपीहिलियन। मैंने बोला पी से पास और दूर का मतलब नहीं बोला, तो वो ऐसा हो गया आपके पास। अच्छा, ये जो आपके पास में ठीक है ऐसे घूम रहा है, ये रेडियस कुछ हमने मान लिया आर ए, और ये रेडियस हमने कुछ मान लिया था ऐसे आर बी। तो अगर आप सेमी मेजर एक्सिस की बात करेंगे, सेमी मेजर एक्सिस वो ए होता है, सेमी मेजर एक्सिस वो कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। तो ये फोकस है आपके पास, प्लैनेट ऐसे आपके पास में घूम रहे हैं। क्लियर, तो ये उसने बोला था। अब जो एक्सेंट्रिसिटी, जितनी कम एक्सेंट्रिसिटी आपके पास में इलिप्स की रहती है, वो इलिप्स उतना सर्कुलर होता जाता है। अगर आप बात करेंगे एक्सेंट्रिसिटी सर्कल की तो वो 0 होती है। अगर सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो इसकी जो रिवॉल्व कर रहा है इस सोलर सिस्टम की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो बहुत कम है, तो वो टेंडिंग टू सर्कल ही है आपके पास है, पर एक्चुअल सर्कल नहीं है, इस वजह से हम उसको इलिप्टिकल ही बोल रहे हैं। और ये वाली बात बाद में न्यूटन ने समझाई दी थी हमें कि जो पहले बात देखिए, जो ई रहता है आपके पास में अर्थ वाले सिस्टम का, वो ऐसा रहता है, E is equal to 0.007। तो पाथ आपके टेंडिंग टू सर्कल ही है आपके पास में। अच्छा, फिर अगर आप एक चीज और देखें, हम इस चीज पे चर्चा कर चुके थे कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव है तो 2 ही पाथ पॉसिबल है, कौन कौन, सर्कुलर और इलिप्टिकल। ये बात न्यूटन ने पहले बताई। तो केपलर का ये वाला लॉ इस बात से प्रूव हो गया न्यूटन की, कि न्यूटन ने बोल दिया था अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, हाँ टोटल एनर्जी नेगेटिव है, सिस्टम बाउंडेड है तभी तो मूव कर रहा है, और सिस्टम बाउंडेड होगा 2 ही पाथ मिलेंगे, या फिर सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल। तो पहला लॉ वहां से प्रूव भी हो जाता है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास में जब तक f इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n ऐसे लिखा हुआ हो आपके पास, और n की वैल्यू आपके पास लेस देन 3 हो, n की वैल्यू लेस देन 3 हो, तो सिस्टम क्या रहता है आपके पास, क्लोज रहता है, सिस्टम क्लोज रहता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी ये चीज, कि अगर फोर्स जैसे आपके पास में 1/r² है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू जब तक लेस देन 3 होगी तब तक सिस्टम क्लोज ही रहेगा, तो हमारे पास r² है, इससे सिस्टम क्लोज रहता है। अब हम चलते हैं केपलर के सेकंड लॉ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। याद है क्या आपको सेकंड लॉ क्या था, हाँ, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट का लॉ था। उसने बोला दैट इज लाइन जॉइनिंग सन टू द अर्थ स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड लॉ केपलर का, दैट इज dA/dt कांस्टेंट। dA/dt क्या है, एरियल वेलोसिटी। उसने क्या बोला, जैसे हम ये जानते हैं भी सन एक फोकस पे है आपके पास में, अगर सन आपके पास में एक फोकस पे है तो हर एक टाइम इंटरवल जो लाइन ज्वाइनिंग, जैसे ये प्लेनेट है और इस सन को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी मैंने, ये वाली यहाँ पे, तो मान लीजिए ये जैसे टी टाइम में इतना एरिया स्वेप्ट किया इसने, टी टाइम में इस लाइन ने इतना एरिया स्वेप्ट किया, तो अगले टी टाइम में इतना ही एरिया स्वेप्ट करेगी, ये ऐसा। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगी लाइन ज्वाइनिंग सन टू द अर्थ या फिर सन टू द प्लेनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये था आपके पास में। अब आप देखिए, अगर आप दूर डिस्टेंस पे हैं तो थोड़ा सा चलने ज्यादा एरिया आ जा रहा है, पास में है तो ज्यादा चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ से यहाँ पे गए
इतने चलने से इतना एरिया आ गया, पर सोच के देखिए इतना से यहाँ पे चलूंगा नहीं आएगा ना, बिकॉज ये रेडियस कम है आपके पास। तो इस वाले साइड में तेज चलना पड़ेगा, इधर धीरे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप बात करें जैसे एपीहीलियन की, और यहाँ बात करें वेलोसिटी एट पेरीहीलियन, तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी एट पेरीहीलियन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी एट एपीहीलियन। क्लियर? जब अर्थ यहाँ पे होती है तो धीरे चलती है, यहाँ पे होती है तो तेज चलती है। अच्छा, और इसको न्यूटन ने कैसे प्रूव किया? न्यूटन ने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने इसको प्रूव कर सकते हैं। तो न्यूटन ने क्या बोला, ऐसे यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट लिया उसने ना, और मैं तो ये प्रूव कर दूंगा, तो उसने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो, ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या बोलेंगे, एम वी ए आर ए इज इक्वल टू एम वी बी आर बी। एम ने एम को मार दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आर ए ज़्यादा है, आर ए ज़्यादा है तो वी ए क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर बी कम है तो वी बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई आर ए कम है, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, तो अगर आर ए ज़्यादा है तो वी ए कम होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आर बी कम है तो वी बी आपके पास में ज़्यादा होगा, एफ पी वी पी ज़्यादा होगा। समझ में आ गई ये बात? यही बात उसने प्रूव करवाई थी। अब जो मेन था वो है कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे आर दूरी मान ली ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, और इसको ट्रायंगल मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने देखा जो इसका एरिया है वो आ गया हाफ बेस इंटू में हाइट, ऐसा आ गया। अगर आप डी ए बाई डी टी को देखेंगे, डी ए बाई डी टी क्या बनेगा आपके पास, तो ये बन गया आर स्क्वायर बाई टू, डी ए बाई डी टी क्या बन गया, डी ए बाई डी टी तो ओमेगा लिखा जा सकता है, डी ए बाई डी टी को ओमेगा। तो अगर आप ऊपर नीचे एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 2m, ठीक है। अब ये एम वी आर है आपके पास, अगर आप देखें जैसे एम वी आर, तो इसको लिख सकते हैं एल बाई 2m। तो यहाँ से आ रही डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, एल बाई 2m। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एरिया वेलोसिटी निकालने को बोले, कभी भी एरिया वेलोसिटी निकालने को बोले तो आप एल बाई 2m करेंगे। एल तो कोई भी पॉइंट पे निकालेंगे वो कंजर्व रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस वाले पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम पता है, इससे पता है। किसी और क्वेश्चन पे जाएंगे तो वेलोसिटी और आर के बीच में कुछ एंगल होगा, तो वहाँ से निकालने में दिक्कत होगी। और एंगुलर मोमेंटम आपके पास में कॉन्स्टेंट रहता ही है, और एल क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो आप बोलते हैं डी ए बाई डी टी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो केपलर ने तो ये बात ऑब्जर्व करके बताई थी, पर न्यूटन ने इसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखा दिया। उसके बाद में जो केपलर के लॉ की जो वैलिडिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। समझ में आ रही बात? तो कभी भी बच्चों आपको ये बोले कि आप एरिया वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो मतलब आपको एंगुलर यही एक्सप्रेशन यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी बोले एरिया वेलोसिटी निकाल के बताओ तो एल बाई 2m ही करना है, पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिएगा, फिर डिवाइड बाई 2m कर दीजिएगा, तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर? फिर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यहाँ पे जब दूर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी, पास होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? ये आपके पास में सेकेंड लॉ था। अगर हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, आपके पास में केपलर्स थर्ड लॉ क्या था? केपलर का थर्ड लॉ ये बोलता है आपको कि टाइम पीरियड जो है किसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। उसने ये बोला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसने ये वाली बात बोली थी। अब यार इसको कैसे, मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास में जैसे कोई भी एक, ये हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो टाइम पीरियड एक्सप्रेशन में निकाला था 2 पाई अंडर रूट जी एम आर एस टू पावर 3/2। न्यूटन ने बोला, मैंने तो प्रूव करके दिखाया ना आपको, यहाँ से याद हो रहा है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही बात केपलर ने ऑब्जर्व करके बोली थी, न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव करके देखी। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके पास में सर्कुलर पाथ है, इफ पाथ इज सर्कुलर, इफ पाथ इज सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ होगा तो ये रेडियस ऐसे कुछ आर होगी आपके पास। तो आप बोलेंगे टी स्क्वायर, जो टी का एक्सप्रेशन है एग्जैक्ट लिख दीजिए, 2 पाई रूट जी एम आर एस टू पावर 3/2। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल बॉडी है और ये ऐसे आर रेडियस में कुछ रिवॉल्व कर रहा है, पर ये ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सैटेलाइट के मोशन में टाइम पीरियड निकाला था, आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही पाथ इलिप्टिकल है, इफ पाथ इज इलिप्टिकल, इफ पाथ इज इलिप्टिकल, तो अगर इलिप्टिकल पाथ आपके पास में रहता है तो कुछ ऐसा बनता है इलिप्टिकल पाथ। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, आर ए, ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए आर बी, ठीक है, आर बी। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो बाकी सब सेम का सेम रहता है, बस यहाँ पे आर की बजाय ए आ जाता है, ए रेज़ टू पावर 3/2। और ए क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। ये बात याद रखना बच्चों, कई बार सवाल फंसेगा तो ये निकाल के दे देगा आपको। सर्कुलर में आर आता है, यहाँ पे ए आता है, और आप कोई तरीके का टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। आपको मैं बोलूँ भाई कोई और एक्सप्रेशन टाइम पीरियड बताओ, नहीं निकाल सकते भाई, आपको यही रिजल्ट यूज होना है।
तो इसके बहुत बार सवाल आते हैं, ऐसे ही बोल देता है कि भाई एक आर दूरी पे एक था प्लैनेट, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड इतना है, तो कुछ जो 3r पे कर रहा है उसका कितना होगा, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। आप यूज कीजिए, बात बन जाएगी। समझ में आ गई। सर्कुलर पाथ में आप यहाँ पे r यूज करेंगे और इलिप्टिकल पाथ के अंदर आप a यूज करेंगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये बात थी केपलर लॉ की बेसिक बातें, आप देख लीजिए इसको। इलिप्टिकल पाथ के कोरस्पॉन्डिंग कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आप फंसेंगे तो आपको हेल्प करेगी। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे सेंटर पे है ऐसे, और एक बॉडी ऐसे रिवॉल्व करे, टाइम पीरियड जो आएगा वो हमने भी देखा है 2π√gm, gm नीचे आएगा 2π√gm, a⁴/2 a आपके पास में सेम मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपके पास निकालने का। दूसरी बात, एक गलती और लोग क्या करते हैं, लोग ये बोलते हैं यहाँ पे ये मास m है, यहाँ पे स्मॉल m है, और ये डिस्टेंस कुछ r हो गया आपके पास, और ये हो गया rb। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे लिख देते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना है आपके पास, मतलब इसके सन इस पे कितना है, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, इस वाले पॉइंट पे इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको VA बोले तो लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये फोर्स तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो RA नहीं है। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर RA नहीं है, ध्यान रखना ये वाली बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट आता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी जब पता होगा तब जाके आप इसको mv स्क्वायर डिवाइड बाय r करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर RA नहीं है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर RB नहीं है, दोनों के रेडियस कर्वेचर सेम आते हैं पर RA RB नहीं आते, वो सोल्व करके देखना पड़ता है वो कितना आता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे सन है, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपको किस सिस्टम में टोटल एनर्जी लिखनी है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, वो तो बदल नहीं सकती। जो टोटल एनर्जी जो आपके पास में आती है वो आता है -gmm डिवाइड बाय 2r। याद कीजिए सैटेलाइट के अंदर ये थी टोटल एनर्जी। अगर आप बात करेंगे सर्कुलर पाथ के लिए, किसके लिए, सर्कुलर पाथ की अगर आप बात करेंगे तो r जो आपके पास में है वो हो जाएगा आपके पास रेडियस के बराबर। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे इलिप्टिकल पाथ के लिए, फॉर इलिप्टिकल पाथ, तो ये आपके पास में रेडियस कितना आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा ना। इलिप्टिकल पाथ की अगर आप बात करेंगे तो यही यहाँ पे आ जाएगा a हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसे हुए सवाल जैसे कंडीशन बहुत ज्यादा होंगी उसको बहुत आसानी से सोल्व कर देगा। ये वाली बात की टोटल एनर्जी है -gmm डिवाइड बाय 2r। सर्कुलर पाथ के लिए तो r है, ये तो हम प्रूव कर चुके थे। इलिप्टिकल पाथ के लिए भी यही एनर्जी आती है, बस r की जगह सेमी मेजर एक्सिस आप पुट कर दीजिए तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है, तो इतनी कहानी थी ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग। ये लास्ट वाले इलिप्टिकल पाथ की जो 3 पॉइंट्स है इस पे फंसा के बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है। पहले बार टाइम पीरियड में आप यहाँ पे a रखेंगे, हमने जो प्रूव किया था r के साथ रेडियस साथ प्रूव किया था, पर ये आएगा टोटल एनर्जी -gmm डिवाइड बाय 2a हो जाएगा, a सेमी मेजर एक्सिस है, और ये आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, RA RB नहीं है, ये लोगों को गलतफहमी रहती है। ठीक है, और dA/dt L/2m है सेकंड रो के हिसाब से, वहां से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं। क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी वो वापस डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर EFI, सॉलिड स्फीयर के अंदर GFI। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर अंदर वाले केस में। फिर अगर आप बात करेंगे तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, बाइनरी स्टार सिस्टम, केपलर्स लॉ, इतनी बात इस ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट है। आई होप आप मैं कुछ चीज़ों वापस रिवाइज करवा पाया हूँ, आपको मजा भी आया होगा, आप चीज़ सीख पाए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।